सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तमन्ना और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिपुर धार जिला सिरमौर की 11वीं कक्षा की एक छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को देशभक्ति व राष्ट्र निर्माण के एक भाषण सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप ध्यान से सुने व पसंद भी करें। आजादी की लौ तो सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर सन 1947 में हमें आजाद करा गई। आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि 52 सेकंड के राष्ट्रगान में खड़े हो जाना, वंदे मातरम या भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना देशभक्ति है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि तिरंगे को साल में 2 बार हाथ में ले लेना भी देशभक्ति नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्या हमारा राष्ट्रवाद इतना संकीर्ण है जो क्रिकेट के मैदान से लेकर सिनेमा घरों में बजने वाले राष्ट्रगान तक सीमित है? नहीं, राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर जो भाव मन में आता है वो है देशभक्ति। अपने कर्तव्यों को निभाने का नाम है देशभक्ति। अधिकारों के पूर्व कर्तव्य प्राणिता का भाव मन में आना है देशभक्ति। धर्मों को पीछे छोड़कर हिंदुस्तानी बनने का नाम है देशभक्ति। हमारा ये देश पहले ही शहीदों के खून से सिंचित किया जा चुका है। अब इसे सरहद पर बहते खून की नहीं बल्कि इसके देश में रहने वाले नागरिकों की नसों में उबलते खून की आवश्यकता है। इसे आवश्यकता है एक ऐसे पौधे की जो भले ही बलिदान न हो लेकिन उसका प्रत्येक फूल प्रत्येक फल देश के चरणों पर अर्पित हो। यही कल्पना करने का नाम है देशभक्ति। या यूं कह लीजिए कि हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति, ताकि एक देशद्रोही भी समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना कब्र भी यही तेरी, यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। हमारा ये देश विभिन्न वर्गों से मिलकर बना है। जो एक विशेष वर्ग मेरे जहन में आता है वो एक विशेष वर्ग है हमारा किसान वर्ग। जी हाँ, वही किसान जिसके कच्चे घर की छत पकती है लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ मांगता है। दुष्यंत कुमार जी के लफ्जों में कहूँ तो वही किसान जिस किसान के खेतों में फसलों की जगह फूक उगती है, और जब जब किसी किसान के खेत में फसल की जगह फूक उगती है तब वो किसान गांव से शहर की ओर रोजगार हेतु जाता है। मेरा प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर रोजगार हेतु जाता है वही रास्ता शहर से गांव की ओर विकास हेतु क्यों नहीं आता? इसका एक प्रमुख मुद्दा हमारे देश में बढ़ने वाला भ्रष्टाचार एवं काला धन भी है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जनाब जहां इंसान तो ऊपर उठ जाता है लेकिन इंसानियत चोट खाती है। इस धन से आप सोने की चैन जरूर खरीद सकते हैं लेकिन चैन की नींद सो नहीं पाएंगे, इस बात का मैं दावा करती हूँ। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे कई महान क्रांतिकारियों के देश में जन्म लेने वाले हम उनसे देखकर भी देशभक्ति की प्रेरणा यदि ना ले सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे देश का एक दूसरा विभिन्न वर्ग है हमारा युवा वर्ग। जी हाँ, वही युवा जिसके कंधों पर थी जिम्मेदारी देश निर्माण व देश की आशाओं को जोड़ कर रखने की, जिसे अपने कंधों पर लाद कर लानी थी उपलब्धियां इतिहास की। वही युवा आज 4x4 की उस छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से ऑनलाइन वीडियो पर अपनी भावनाओं के इमोजीज भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने देश के भविष्य को तबाह करके रख दिया है। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर शाम को मदर इंडिया देखने के बाद सुबह घर में अपनी पत्नी को पीटा जाता है, जहां अपनी बहन को कॉलेज छोड़कर वहां खड़ी दूसरों की बहनों पर बुरी नजर बेलन चला सकती है, वो बेशक कलम भी चला सकती है, और सरकार भी और नारी भी राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभा सकती है। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पत्थर की मूर्तियों को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूर्तियों को लगते हैं 56 भोग, जहां भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, और यदि दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के पश्चात अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए।
यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है और यही सच्ची देशभक्ति। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब शिक्षा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं अपितु ज्ञान अर्जन के लिए विद्यालयों की चौखट पर कदम रखेगा। चाणक्य जी कहते हैं कि राष्ट्र का उदय और अस्त दोनों ही अध्यापक के हाथों में होता है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक अध्यापक वेतन के लिए नहीं अपितु बच्चों के ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ाएगा। बात करें यदि हमारी शिक्षा प्रणाली की, तो जब हमें एक अच्छे अभियंता की आवश्यकता थी तो हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया। जब हमें अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता थी तो हमने एम्स का गठन किया। और जब अब हमें सदियों से एक अच्छे राजनेता की आवश्यकता है तो अब तक हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स का गठन क्यों नहीं किया। जिस तरह हमारे प्राणों को बचाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमारे देश के प्राण और लोकतंत्र की सेहत का ध्यान रखने के लिए भी एक अच्छे राजनेता की आवश्यकता है। मुझे राजनीति से परहेज नहीं वरन राज करने की नीति से ऐतराज है। चुना गया उम्मीदवार जनता के लिए राजा नहीं अपितु जनता का सेवक होता है, जिसका कार्य जनता की समस्याओं का निदान करना होता है। लेकिन हमारे राजनेता तो कुछ इस प्रकार हमारी समस्याओं का निदान करते हैं कि पहले आंखें फोड़ देते हैं और फिर चश्मे दान करते हैं। दुख तो मुझे तब होता है जब हमारी भोली भाली जनता किसी भी पार्टी की कर्म और विचार देखकर नहीं बल्कि उनके धर्म, पार्टी और प्रचार देखकर उन्हें वोट करती है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक पार्टी विरोधी पार्टी की नीतियों का विरोध करने से पहले उन्हें सफल बनाने का प्रयास करेगी, जब संसद में लड़कर नहीं समझकर फैसले लिए जाएंगे, जब राजनीति में खेल और खेल में राजनीति नहीं होगी। हमारे देश की आत्मा समझे जाने वाला मीडिया, अखबार और समाचार किसी भी देश को इसी से देखा, जाना, समझा और परखा जाता है। लेकिन दुख तो मुझे तब होता है जब एक विशेष मुद्दा सुबह चाय की चुस्की के साथ शुरू तो होता है लेकिन अगले ही दिन एक पुराना अखबार हो जाता है। जब एक विशेष मुद्दे की डेडलाइन हो जाती है और किसी चर्चित व्यक्ति की छींक भी हेडलाइन हो जाती है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मीडिया अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगा, जब वो सरकार की किसी भी नीति की वाहवाही करने से पहले उसका आकलन व अवलोकन करना जनता को सिखा पाएगा। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर शाम को 6 बजे ये चर्चा हो रही होती है कि साईं बाबा हिंदू है या मुस्लिम। याद रखिए, हमारा राष्ट्र निर्माण, हमारा राष्ट्र धर्म से एक बात सिखाता है, वो तुम्हें हिंदू कहेंगे, वो तुम्हें मुसलमान कहेंगे, लेकिन तुम्हें हिंदुस्तानी होने पर अडिग रहना है। याद रखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे कई महान क्रांतिकारी हमारे देश के लिए कुर्बान हुए थे, न कि किसी धर्म के लिए। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब अनाथ आश्रम एवं वृद्धाश्रम की गिनती शून्य मानी जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब सफाई अभियान में केवल सरकार का नहीं, सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक हाथ बटाएगा। मुझे समझ नहीं आता, हम गंगा को पूजित कर रहे हैं या फिर प्रदूषित कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर शौच के लिए शौचालय में जाना, शौच के बाद हाथ धोना, कूड़े को कूड़ेदान में डालने जैसी बातें भी हमें विज्ञापनों के माध्यम से समझानी पड़ती है। पेड़ काट कर बनाए जाने वाले कागजों पर सेफ ट्री जैसी सूक्तियां लिखी जाती है। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर घर में जिन गिलासों से पानी पिया जाता है उन्हें तो चैन से बांध कर रखा जाता है और सरकारी नलों की तो पाइपें भी चुरा ली जाती है। तो इस बात की क्या प्रामाणिकता है कि महात्मा गांधी व विवेकानंद जी के सपनों का भारत चोरी नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक व्यक्ति नैतिक रूप से सकीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, चर्चित मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह शिन्न अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमें बड़ी बड़ी बातों की नहीं, छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने की है, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि क्या होगा असमानताओं की लकीरें खींचकर, क्या होगा असमानताओं की लकीरें खींचकर, चलो करे राष्ट्र निर्माण इसे देशभक्ति से सींचकर। कुछ नहीं होगा मेरा मन से यहाँ चीख कर, कुछ नहीं होगा मेरा मन से यहाँ चीख कर, चलो करे राष्ट्र निर्माण दूसरों से सीख कर। मेरी वाणी पर जरूर कीजिएगा विचार। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।